नमस्कार साथियों, बंधन अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री का चैप्टर 3 लेके आई हूँ और आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें अवश्य देखें और साथ ही साथ आप ज्योग्राफी की वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी मिल जाएंगी। ज्योग्राफी हमने क्लास 6 की पूरी कंप्लीट कर ली है और अब हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और हिस्ट्री के बाद पॉलिटी। और साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जब तक एग्ज़ाम हो तब तक हम 6 से लेकर के और 8 तक, ठीक है, यानी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की जितनी भी एनसीईआरटी है मैं आपको पूरी टोटल करा दूं और सारी क्लासें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी हमारे चैनल पर। और चैनल पर आप बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है कि मैं जब भी नई वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचेगा और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ समय आपके पास बहुत कम है तो दो जो चीज़ें हैं वो आपकी तैयारी में एक बेहतर भूमिका निभाती है। एक है आपका प्रीवियस ईयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना और दूसरा है आपका एनसीईआरटी पढ़ना। तो एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाते रहें। हमारे चैनल पर भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे मिल जाएंगे, आप उन्हें अवश्य देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। और मैं आपको कोई भी नोट्स वगैरह से नहीं पढ़ाती हूँ, सीधा सीधा चैप्टर पढ़ाती हूँ, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से जो बात दिमाग में छपती है वो हमारी कहीं भी वन लाइनर से या नोट्स पढ़ने से नहीं छपती हैं। तो हमें एनसीईआरटी बुकों के चैप्टर ही पढ़ने हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, कमेंट करना भी ना भूलें और शेयर भी एक बार अवश्य कर दें अपने दोस्तों को। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। हमारे आज चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। यानी ये खंडहर है, घर है और यानी कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे, इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब बात करते हैं हम हड़प्पा की कहानी की। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी आपका जो एसएसटी का पेपर होता है, सीटेट का, इस चैप्टर से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। और सिर्फ सीटेट में ही नहीं, इस चैप्टर से आपके चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सब में प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसा कि आपको शुरुआत से ही पता चल रहा है, आप इसमें हड़प्पा के बारे में पढ़ोगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी अब ये हमारा कहाँ स्थित है? ये अब ये हमारा पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कहीं इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। यानी क्या हो गया? इससे इमारतें पूरी नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी ये सबसे पुराने शहरों में से एक था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ, यानी 4700 साल पहले हुआ था। अब ये हमारी कितनी साल पुरानी है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। यानी ये आपसे सन पूछ ली जाती है, ईयर्स। इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब बात करते हैं इन नगरों की विशेषता के बारे में। तो इन नगरों में से कहीं को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। तो प्रश्न आपका इस तरीके से हो सकता है कि कौन सा भाग छोटा था और कौन सा भाग बड़ा था। तो आपका पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था और पूर्वी हिस्सा कैसा था? बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों से बनाई जाती थी। उसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं।
दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। यानी इसका क्या नाम दिया गया है? इसे स्नानागार कहा गया है, महान। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। देख रहे हो आप कि आपके प्रत्येक लाइन से आपका प्रश्न बन रहा है। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ऐसा इसमें यहाँ की मान्यता है कि इस तरीके से शायद विशिष्ट पर्वों पर ये लोग इसमें नहाते होंगे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। तो यहाँ से आपका प्रश्न मतलब बन ही जाता है कि कहाँ ये मतलब नगर कहाँ कहाँ स्थित है और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं आपको मिली हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। और ये थोड़ा आपका मानचित्र है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मानचित्र में आपका पैमाना नहीं दिया है। पैमाना कैसे निकालते हैं ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो ये मानचित्र है और ये देखो आपकी ये नदियाँ हैं, ठीक है। ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, ये हड़प्पा है, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये और ये हिस्सा हमारा कहाँ है? ये सिंधु नदी है। ये आपका मोहनजोदड़ो है, ये चन्हूदड़ो है, ये को है, ठीक है। तो ये हमारा अब पाकिस्तान में है, लेकिन पहले हमारा यानी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये सारा हिस्सा हमारे भारत का ही हुआ करता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यानी भंडार गृह हमारे कहाँ का मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। और ये कैसे नगर हैं? ये बड़े नगर हैं, ठीक है। यहाँ से भी इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। और ये आपका चित्र है महान स्नानागार का, इसे आप देख सकते हो। ये देखो आज के जो स्विमिंग पूल बनते हैं इस तरीके का है, ये देखो, ठीक है। ये देखो सीढ़ियाँ हैं यहाँ इसमें उतरने के लिए। भवन, नाले और सड़कें, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। अब देखो आप ईंटों की चिनाई इसको देख सकते हो कि ये इस तरीके से चुने जाते थे कि ये मतलब दीवारें हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी। ये ईंटों की चिनाई है। भवन, नाले और सड़कें, चैप्टर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन धैर्य रखें। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन धैर्य के साथ आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। ये आपकी तैयारी में एक बेस साबित होगी। और आप इनको एक बार हम मेरे कहने से आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ के देख लीजिएगा और फिर आप एग्जाम देने जाइएगा और फिर बताना कि ये आपके काम की थी या नहीं थी। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। यानी ये जो घर होते थे तो वो या तो 1 मंजिल के होते थे या फिर 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी बीच में आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यानी जो कुएं थे वो घरों के अंदर ही होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नाले के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। इनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी आज जो हमारे नगरीकरण होता है, ठीक है, आज जो बनाए जाते हैं तो ये इतनी 1000 साल पहले भी इसी तरीके से नगरों का निर्माण हुआ करता था। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर
तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कहीं खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यानी यहाँ क्या क्या मिला है, मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ये देखो, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ये देखो, ये सड़क है, ठीक है, और उसमें ये आपका नाला बना हुआ है। यानी ये आपकी सड़क है, ठीक है, और ये आपका बीच में नाला बना हुआ है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर, और ये देखो मोहर है आपकी, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये आपके खिलौने हैं, ये आपके खिलौने हैं, ये आपकी मोहर है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है, और देखो ये लिपि में है आपके। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने, और ये आपके खिलौने हैं, और ये आपका एक कुआं है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक है। यानी सबसे आकर्षक जो वस्तुएं हैं वे आपके मनके हैं, बाँट हैं और फलक हैं। आप चित्र में देख सकते हो पत्थर के बाँट, देखो ये बाँट हैं। आजकल तो किसके चलते हैं, लोहे के चलते हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, ये आपके मनके हैं, ठीक है, और ये आपके फलक हैं। अब बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। यानी ये जो मोहरों का प्रयोग करते थे वो मोहरें कैसी होती थी, पत्थर की होती थी। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी ये काले रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। और इस तरीके से आपके प्रश्न यहाँ से बनते भी हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यानी 7000 साल पहले कपास की खेती आपकी कहाँ होती थी, तो ये मेहरगढ़ में होती थी। और यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी एक कपड़े के टुकड़े अवशेष कहाँ मिले हैं आपके, चांदी के यानी एक फूलदान से, ढक्कन से, और इस तरीके से आपसे मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। और ये चित्र आप देख सकते हो, ये कढ़ाईदार क्या है, ये कपड़े पहने हुए है मनुष्य। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 चित्र पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है कि उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये देखो, ये इसकी दाढ़ी आप देख सकते हो। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी हमें पत्थर भी प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और शंख भी हमें प्राकृतिक रूप से ही मिलते हैं, लेकिन ये जो फेयंस है इसे आप देख पा रहे होंगे, ये है, ठीक है, ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते थे। फेयंस से मन के, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में
कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी आयात वो किस किस चीज़ों का करते थे, तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा कि आयात किस किस चीज़ों का होता था। तो तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है और बहुमूल्य पत्थर, इनका वो आयात करते थे। लेकिन उन्हें कताई बुनाई यानी कपड़े के लिए कपास का कच्चा माल उन्हें वहीं से मिल जाता था जहाँ वो रहते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ऐसी संभावना है कि तांबे का आयात वो कहाँ से करते थे, राजस्थान से करते थे। और ये आपके प्रश्न बनते हैं तो इसलिए मैं इनको थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। यानी एशियाई देशों में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी टिन का आयात वो कहाँ से करते थे, ईरान से और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और यहाँ इस से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बन रहे हैं। इस टॉपिक को आप देख सकते हो। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, ये देखो ये खिलौने हैं और गाड़ी है इस तरीके से। तो ये जब इस तरीके की गाड़ी है और आज भी आप देखते होंगे कि इस तरीके की यदि भारी सामान ढोने के लिए, ईंट पत्थरों को ढोने के लिए इस तरीके की गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। और ये क्या है, ये आपकी मुहर है। हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे, पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। बच्चों को खिलौना हल, आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। यानी आज के समय में ज़्यादातर किसान यानी हल चलाने का यानी खेतों में काम पुरुष वर्ग ही करते हैं महिलाओं की अपेक्षा। अब उस जमाने में कौन करते थे, इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यानी नगरों में रहने वालों के लिए भोजन किस तरीके से प्राप्त होता था। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे, भी अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी ये फसलें हैं जो वहाँ के लोग यानी हड़प्पा के लोग उगाते थे। जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। जैसे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था और ये धौलावीरा आपका पूछा भी जाता है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यानी लोथल में क्या मिलता था, तो लोथल में आपका कीमती पत्थर, ठीक है, और इसका एक कच्चा माल, ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी लोथल क्या था,
तो लोथल इन पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कहीं मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा, ऐसी संभावना है। ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। यानी यहाँ ये इतनी सारी चीजें मिली है। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो ये साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य, अब बात करते हैं इसके रहस्य का अंत। लगभग 3900 यानी 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जन निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कहीं लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो, यानी आपको एटलस में क्या ढूंढना है, मिस्र को ढूंढना है। और एटलस के बारे में हम ज्योग्राफी की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि एटलस किसे कहते हैं। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ठीक है, यानी मिस्र का सभी भाग कैसा है, रेगिस्तान है, सिर्फ नील नदी के आसपास के इलाके को छोड़कर। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। यानी इन पिरामिडों, ये पिरामिड है आपके, और इनमें आपको यानी बहुत सारे सब मिल जाते हैं और उन पर एक लेप लगा के उनको उसमें रखा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है, मम्मी कहा जाता है। उनके शवों को साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अब है कल्पना करो, ये आप बच्चों से करवा सकते हो और ये उपयोगी शब्द हैं आपके लिए। ठीक है, नगर है और ये बच्चों के लिए एक्टिविटी है आपकी। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और मैं आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, तो इन्हें आप अवश्य नोट कर लें। मेहरगढ़ में कपास की खेती, तो ये लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ, ये 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत 3900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। तो इन चीजों को आप नोट कर सकते हो। ये देखो मैं छोटा करके आपको दिखा दूं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और अगला आपका चैप्टर है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लाइक कमेंट भी अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।